नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। हमारी सारी बीमारियों की, सारी परेशानियों की असली जड़ क्या है? क्या वो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस, या हमारी किस्मत, या फिर क्या जड़ कहीं और हमारे अपने अंदर ही छिपी है? आज की हमारी जो चर्चा है वो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन्स सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिले कुछ दस्तावेजों पर आधारित है। अच्छा, और ये दस्तावेज एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं वो क्या है? कि शायद हमारी सबसे बड़ी बीमारी अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब हम बीमार इसलिए नहीं हैं कि बाहर कोई कीटाणु है, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर सही समझ की कमी है। इन दस्तावेजों का जो मूल तर्क है वो यही है। ये हमारे अंदर के एक सिस्टम की बात करते हैं, एक आंतरिक क्रम की। आंतरिक क्रम। मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियों के बीच का जो संबंध है, और इनका विश्लेषण ये है कि जब ये क्रम गड़बड़ा जाता है तो सेहत भी गड़बड़ा जाती है। अच्छा। और यहीं से ये सवाल भी उठता है कि आयुर्वेद जैसी गहरी पद्धति के होते हुए भी एलोपैथी का बाजार क्यों बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसी आंतरिक क्रम की पहेली को सुलझाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सही ज्ञान, जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं, हमें एक दवा मुक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इन दस्तावेजों में एक हायरार्की की बात की गई है। इसमें 4 स्तर हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे निचले स्तर पर क्या है? सबसे निचले स्तर पर हैं हमारी कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां यानी हमारे कर्म करने वाले अंग, हाथ, पैर, मुंह वगैरह। ये वो सैनिक हैं जो मैदान में असल काम करते हैं। कुछ उठाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो ये हमारी एक्शन यूनिट हो गई। लेकिन ये सैनिक अपने आप तो काम नहीं करते होंगे। इन्हें आदेश कहाँ से मिलता है? सही सवाल। इन्हें आदेश मिलता है इनसे ठीक ऊपर के स्तर से, और वो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का। आंख, कान, नाक। हाँ, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे शरीर के कह सकते हैं खुफिया जासूस हैं। जासूस, दिलचस्प है। इनका काम है बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करना। आंखों ने कुछ देखा, नाक ने कुछ सूंघा, कानों ने कुछ सुना, और ये सारी जानकारी ऊपर भेजी जाती है। ठीक है, तो जासूसों ने जानकारी भेजी और सैनिकों ने उस पर काम किया। लेकिन इन जासूसों से मिली जानकारी को प्रोसेस कौन करता है? क्योंकि हर देखी सुनी चीज पर तो हम एक्शन नहीं लेते। यहीं पर मन की भूमिका आती होगी ना? बिल्कुल। ज्ञानेंद्रियों के ठीक ऊपर है मन। मन एक तरह का ऑपरेशनल मैनेजर है। मैनेजर? हाँ, जैसे ही नाक को गुलाब जामुन की खुशबू की जानकारी मिलती है तो मन में उसे खाने की इच्छा पैदा होती है। एक भावना, एक विचार। अच्छा। मन हमारी यादों, भावनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। वो कहता है, अरे वाह, गुलाब जामुन, मुझे ये चाहिए। हाँ, और मन तो बहुत चंचल होता है। अगर सिर्फ मन ही सब कुछ चला रहा होता, तब तो हम अपनी हर इच्छा पूरी करते रहते। मतलब इस मैनेजर के ऊपर भी कोई सीईओ होना चाहिए। और वही इस क्रम का सबसे ऊंचा और सबसे जरूरी स्तर है। हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा विवेक। बुद्धि? हाँ, बुद्धि का काम है तर्क करना, विश्लेषण करना और सही गलत का फैसला लेना। आदर्श स्थिति में बुद्धि सीईओ है, मैनेजर है, ज्ञानेंद्रियां जासूस और कर्मेंद्रियां वर्कर। यहीं पर मुझे लगता है सारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इन दस्तावेजों का तर्क ये है कि हमारी सारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब ये पूरा सिस्टम, ये हायरार्की उल्टी हो जाती है। एकदम सही। ये एक तरह का आंतरिक तख्ता पलट है। तख्ता पलट? हाँ, सोचिए, होता क्या है कि ज्ञानेंद्रियां यानी हमारे जासूस गुलाब जामुन को देखते हैं। ये जानकारी सीधे मन के पास जाती है, यानी मैनेजर के पास। और मन में उसे खाने की जबरदस्त इच्छा पैदा हो जाती है। बिल्कुल। अब यहां पर बुद्धि को यानी सीईओ को दखल देना चाहिए था। उसे कहना चाहिए था, रुको, तुम्हारा शुगर लेवल ज्यादा है, ये सेहत के लिए जहर है। लेकिन अक्सर ऐसे नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मन उस सीईओ को एक कमरे में बंद कर देता है, उसकी सलाह को अनसुना कर देता है और सीधे जासूसों यानी इंद्रियों के काबू में आ जाता है। हाँ। और जैसे ही मन इंद्रियों का गुलाम बनता है, वो तुरंत कर्मेंद्रियों को यानी वर्कर्स को आदेश देता है। हाथ गुलाब जामुन की तरफ बढ़ते हैं और मुंह से खा लेता है। और इस पूरी प्रक्रिया में बुद्धि, जो जानती थी कि ये गलत है, वो हार जाती है। बिल्कुल, यही है क्रम का उलटना। हम अपने विवेक से नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों और मन की इच्छाओं से चलने लगते हैं।
ये आंतरिक तख्ता पलट वाली बात तो सिर्फ खाने पर ही नहीं, हमारी कई आदतों पर लागू होती है। देर रात तक फोन चलाना, एक्सरसाइज न करना। हर जगह यही लड़ाई चलती है। तो फिर हमारे स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसलों पर इसका क्या असर होता है? जैसे हम कौन सी चिकित्सा पद्धति चुनते हैं। ये दस्तावेज इसी को सीधे तौर पर एलोपैथी के बढ़ते चलन से जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? यहाँ विश्लेषण ये है कि एलोपैथी उस मन को बहुत आकर्षित करती है जो पहले से ही हावी है। वो मन जो अनुशासन नहीं चाहता, जो तुरंत समाधान चाहता है। ये तो एक बहुत शक्तिशाली मार्केटिंग पिच जैसी लगती है। ये सीधे हमारे मन की कमजोरी पर निशाना साधती है। हाँ, सोचिए, एलोपैथी एक तरह से कहती है, आपकी जीवन शैली जैसी है वैसी ही रखिए, जो मन करे वो खाइए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बस साथ में ये एक गोली ले लीजिए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगी। हाँ, ये तो होता है। यह भविष्य की चिंता से मुक्त करके वर्तमान की इच्छाओं को पूरा करने का लाइसेंस दे देती है। मन को और क्या चाहिए? उसे लगता है कि कुछ त्यागना भी नहीं पड़ेगा और समस्या भी हल हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है जो उस मन के लिए ही बनी है जो बुद्धि पर हावी हो चुका है। ये सुविधा बेच रही है, अनुशासन नहीं। और इसके सामने आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है? इन दस्तावेजों के अनुसार आयुर्वेद ठीक इसका उल्टा करता है। वो मन से नहीं बल्कि बुद्धि से बात करता है। बुद्धि से? हाँ, आयुर्वेद कहता है कि अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं गड़बड़ है, और इसे ठीक करने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, सब कुछ। यानी आयुर्वेद कहता है कि आपको उन चीजों का त्याग करना होगा जो आपके लिए हानिकारक हैं। बिल्कुल। और त्याग करने का फैसला तो मन कभी नहीं लेना चाहेगा। कभी नहीं। ये फैसला तो बुद्धि को ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। त्याग के लिए बुद्धि को मन और इंद्रियों पर मजबूती से नियंत्रण करना पड़ता है। बुद्धि को फैसला लेना पड़ता है कि नहीं, ये मिठाई नहीं खानी है, क्योंकि ये शरीर के लिए जहर है। और क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है, इसमें इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लोग इससे दूर भागते हैं। यही इन दस्तावेजों का तर्क है। लोग उस आसान रास्ते को चुन लेते हैं जो उनके मन को अच्छा लगता है। तो अगर समस्या की जड़ एक कमजोर बुद्धि है, तो इसका समाधान क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि मन से लड़ो, अपनी इच्छाओं को दबाओ, लेकिन ये तो बहुत थका देने वाला काम है। और दस्तावेज भी यही कहते हैं कि समाधान मन से लड़ने में नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है। मन से लड़ना वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की पत्तियों पर कीड़े लग जाएं तो आप एक एक पत्ती पर दवा छिड़क रहे हैं। ये तो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। हाँ। तो फिर असली समाधान क्या है? अगर पत्तियों पर दवा नहीं छिड़कनी तो क्या करना है? जड़ में पानी डालना है। जड़ में? और यहाँ जड़ है हमारी बुद्धि। दस्तावेजों का साफ कहना है कि असली काम बुद्धि पर करना होगा। अगर हमारी बुद्धि मजबूत हो तो मन अपने आप काबू में आ जाता है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को जिम भेजना होगा, उसे ताकतवर बनाना होगा। लेकिन बुद्धि की एक्सरसाइज क्या है? उसे ताकतवर कैसे बनाया जाए? बुद्धि का भोजन और उसकी एक्सरसाइज है सही ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान? हाँ, जब बुद्धि को किसी चीज के पीछे का असली विज्ञान पता होता है तो वो सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रही होती, वो एक गहरी समझ के आधार पर फैसला ले रही होती है। तब मन के लिए उसे डिगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस विचार को समझाने के लिए दस्तावेज में सूअर के मांस का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। सोचिए, कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसके सामने स्वादिष्ट मसालों में पका हुआ सूअर का मांस रखा है। क्या वो उसे खाएगा? ज्यादातर लोग चाहे कितने भी भूखे हों उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनमें इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी बुद्धि में एक बहुत मजबूत ज्ञान बैठा हुआ है। उन्हें पता है कि सूअर क्या खाता है, वो किन गंदी परिस्थितियों में रहता है। बिल्कुल। ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि उनकी ज्ञानेंद्रियों, आंखें या नाक उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होती। मन में लालच की कोई लहर ही नहीं उठती। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है ही नहीं। बुद्धि ने मन को इच्छा पैदा करने का मौका ही नहीं दिया। युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत हो चुकी है, सिर्फ सही ज्ञान की वजह से। ये कमाल का नजरिया है। मतलब इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान शक्ति असली चीज है। और इसी ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए घीर और ठंडे पानी वाला उदाहरण भी है ना? हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक तरीका दिखाता है कि हम अपने बच्चों की बुद्धि को कैसे मजबूत कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ ये कहना कि घी के साथ ठंडा पानी मत पियो एक आदेश है,
और मन की आदत है आदेश को तोड़ने की। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हम इसके पीछे का विज्ञान समझाएं तो बात बदल जाती है। जैसे बच्चे को ही एक प्रयोग करने को कहें, एक ग्लास में थोड़ा घी डालो और उसमें ठंडा पानी मिलाओ, क्या होगा? बच्चा खुद देखेगा कि घी ऊपर जम जाएगा, तैरेगा, लेकिन घुलेगा नहीं। फिर उससे पूछो कि इसे घोलने के लिए क्या करना होगा। वो शायद कहेगा कि गर्म पानी डालना होगा। अब उसे समझाया जा सकता है कि ठीक यही चीज हमारे पेट के अंदर होती है। जब हम पराठे या मिठाई जैसी घी वाली चीज खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं तो पेट में जाकर हमारी पाचन अग्नि बुझ जाती है। अच्छा। वो घी पचता नहीं है और लिवर में जाकर जमा हो सकता है, जिससे फैटी लिवर जैसी बीमारियां होती हैं। जब बच्चे की बुद्धि में ये विज्ञान बैठ जाता है तो ये सिर्फ एक नियम नहीं रहता, ये उसकी समझ का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। अगली बार जब भी वो ऐसी स्थिति में होगा तो उसकी बुद्धि उसे तुरंत पूरी फिल्म दिखा देगी। मन में लालच आने से पहले ही बुद्धि उसे रोक लेगी। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आरोग्य भारत के इन दस्तावेजों का सार यही निकलता है कि असली बीमारी कोई वायरस नहीं बल्कि अज्ञानता है। स्रोत का केंद्रीय संदेश यही एक वाक्य है, अज्ञानता इज इक्वल टू रोग, ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। वाह। आजीवन स्वास्थ्य का रास्ता हमारी बुद्धि को सही ज्ञान और विज्ञान से शिक्षित करने से होकर गुजरता है, ताकि वो मन और इंद्रियों के क्षणिक बहकावे में ना आए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, लेकिन यहाँ पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। इन दस्तावेजों में दिए गए डिस्क्लेमर का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि कोई गलतफहमी न हो। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म साफ तौर पर कहता है कि यह एक सेल्फ केयर, हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य जागरूकता मंच है। यह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? जागरूकता मंच और ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म में क्या फर्क है? इसका मतलब है कि ये मंच ज्ञान साझा करके लोगों को अपनी रोजमर्रा छोटी-मोटी यानी एक्यूट प्रॉब्लम्स का कारण समझकर उनका समाधान खुद करने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे सिरदर्द क्यों हो रहा है या गैस क्यों बन रही है। हाँ, बिल्कुल। इनके मूल कारण को समझाना इसका उद्देश्य है। लेकिन अगर किसी को कोई गंभीर और पुरानी बीमारी है, जैसे सालों से डायबिटीज या दिल की कोई बीमारी, तब क्या? स्रोत स्पष्ट करता है कि ऐसी स्थिति में, यानी अगर किसी को कई गंभीर और पुरानी बीमारियां हैं, तो उन्हें इन नियमों को बहुत सतर्कता से अपनाना चाहिए और किसी विशेषज्ञ के सीधे मार्गदर्शन में। अच्छा। इस मंच का उद्देश्य किसी भी तरह से डॉक्टरी इलाज की जगह लेना नहीं है, बल्कि ज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य की नींव को मजबूत करना है, ताकि लोग बेहतर फैसले ले सकें। सही। तो आज की चर्चा का केंद्रीय विचार ये है कि स्वास्थ्य के लिए हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर उपकरण कोई दवा, कोई जड़ी बूटी या कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारी अपनी एक सूचित, जागरूक और विवेकपूर्ण बुद्धि है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के अनुसार एक दवा मुक्त जीवन का रास्ता सद्बुद्धि से ही शुरू होता है। एक ऐसी बुद्धि जो ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो, न कि सिर्फ मन की चंचल इच्छाओं पर। ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी बुद्धि हमारे स्वास्थ्य की चाबी है, तो स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कौन सी एक छोटी सी वैज्ञानिक सच्चाई है जिसे हम आज सीख सकते हैं, इतनी गहराई से सीख सकते हैं कि कल वो हमारे किसी एक छोटे से फैसले को हमेशा के लिए बदल